सो हेलो एवरीवन। सो जैसे कि पीएचडी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो काफ़ी सारे लोग वाइवा के लिए भी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। सो वी आर राइट नाउ डूइंग अ सीरीज जहाँ पे हम जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर्स से बात कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड के पीएचडी इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, और पीएचडी के प्रपोजल जो इंटरव्यू में प्रेजेंट करने होते हैं उन पे कैसे काम किया जाए। तो टुडे राइट नाउ वी हैव खुशबू विथ अस। खुशबू इज अ सेकेंड ईयर पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम सीपीएस जेएनयू। एंड खुशबू, अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में और अपने टॉपिक के बारे में भी अगर सबको बता सके। हाय जानवी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस कॉन्वर्जेशन। तो मेरा नाम खुशबू है। मैं सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में सेकेंड ईयर पीएचडी में हूँ, और मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो कास्ट और जेंडर इंटरसेक्शनैलिटी के अराउंड है। और स्पेसिफिक अगर मेरा रिसर्च टॉपिक है तो वो पॉलिटिक्स ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस इन नॉर्थ इंडिया। तो मैं स्टडी कर रही हूँ हरियाणा में बेसिकली इंटरकास्ट मैरिजेस को लेके क्या क्या सोशो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है। ओके, दैट इज सो इंटरेस्टिंग। या सो जो आई थिंक बेसिक जो चीज होता है कि यूजुअली इंटरव्यू के लिए कितना कॉन्क्रीट टॉपिक होना आपके पास जरूरी है, और क्या सिर्फ ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाइड होना चाहिए या कोई स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए, वो रेंज क्या होनी चाहिए टॉपिक की, और वो टॉपिक तक पहुंचा कैसे जाए। राइट, तो पहला जो मतलब पहले आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसको मैं आंसर करना चाहूंगी कि रिसर्च टॉपिक तक पहुंचा कैसे जाए। उसके अलग अलग तरीके होते हैं। मेजर जो तीन तरीके बेसिकली जो ज्यादा यूज किए जाते हैं, फर्स्ट ये होता है कि बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, है ना। हम हम्म। अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमें इंट्रिग करता है, हमें लगता है कि हमें उसके बारे में थोड़ा सा स्कॉलरली इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। हम्म। तो वो एक्सपीरियंस से आपका टॉपिक निकलता है। कभी कभी आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होता, लेकिन आप ऑब्जर्व करते हो अपने आसपास कुछ चीजें जो कि हम्म। आपको इंट्रिग हम्म। करती है। तो वो ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा तरीका है। ऑब्जर्वेशन से आपका रिसर्च टॉपिक निकलता है ना। हम्म। और हम्म। थर्ड जो होता है, ये बेसिकली ज्यादातर थियोरेटिकल जो लोग काम करते हैं हम्म। उसमें ये होता है कि आपने कुछ पढ़ा हम्म। और उसमें आपको लगा कि कुछ और इन्वेस्टिगेट किए जाने की जरूरत है। तो हम्म। वो जो एक अर्ज होती है ना हमारी और हम्म। जानने की, चाहे वो हम्म। एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हो सकता है, या जो नॉलेज एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे हो सकता है। तो इन तीन तरीकों से हम अपना रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है किसी रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई करने का, वो आपकी बेसिकली ये अर्ज होती है कि आपको किसी चीज के बारे में और जानना है। तो एक बहुत जनरल मिसकंसेप्शन जो मैंने काफी लोगों से सुना है, मुझे भी एक पॉइंट पे लगता था, वो ये था कि आप जितना पढ़ोगे ना उससे आपका रिसर्च टॉपिक निकलेगा। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे कैसे निकाले, सब तो ऑलरेडी हुआ ही हुआ है। तो ऐसा हम्म। नहीं है। आप बहुत माइन्यूट माइन्यूट अपने लाइफ के डिटेल्स, क्योंकि हम सब सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं, तो अपनी लाइफ से भी आपका रिसर्च टॉपिक इंस्पायर्ड हो सकता है। आपके दोस्तों से जो कॉन्वर्जेशंस करते हैं उससे आपका रिसर्च टॉपिक निकल सकता है। तो एंड एवरी टॉपिक इज वर्दी ऑफ स्टडी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको आप बोले कि नहीं ये तो इस पे तो काम ही नहीं किया जा सकता। तो ये एक बात है। और दूसरा आपका सवाल था कि रेंज क्या होनी चाहिए, कितना स्पेसिफिक आपका हम्म। टॉपिक हम्म। होना चाहिए। तो इस स्टेज पे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बहुत स्पेसिफिक आपका टॉपिक हो, क्योंकि वो चेंज होता है। आप तो एक हम्म। तो एडमिशन आपको जब मिल जाएगा उसके बाद आपका सुपरवाइजर कौन होगा, उनसे हम्म। आपकी कॉन्वर्जेशन होगी, फिर वो हम्म। थोड़ा सा इवॉल्व होगा, फिर आपका सिनॉप्सिस में कन्वर्ट होगा, फैकल्टी से अप्रूवल मिलेगा, और इवन अंत तक होते होते, स्पेशली इंपीरिकल काम में तो ये होता है कि आप फील्ड में जाते हैं तब आपको और हम्म। रियलाइज होता है कि कुछ न्यू डायमेंशंस भी आपको ऐड करने हैं। तो एकदम कॉन्क्रीट नहीं बनाना है, बहुत उसको स्ट्रिक्ट लेके नहीं चलना है। ओपन होना चाहिए आपका थोड़ा सा टॉपिक, कि आप उसमें मॉडिफाई, बाद में मॉडिफिकेशन कर सके, चेंज कर सके। लेकिन हैविंग सेड दैट, एकदम ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए। आपको पता हम्म। होना चाहिए बेसिक दो तीन चीजें। पहले तो आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, हम्म। वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप हम्म। किन सवालों के जवाब अपने रिसर्च के थ्रू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूं तो एक रिसर्च क्वेश्चन का एग्जाम्पल दूं कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि स्टेट जो है, इंडियन स्टेट जो है, वो किस तरीके से डील करता है इंटरकास्ट कपल से। राइट, तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने रिसर्च क्वेश्चन ब्रॉडली आपको दिमाग में होने चाहिए कि क्या क्या सवालों के जवाब आपको अपनी रिसर्च के थ्रू खोजने हैं।
तो वही एकदम मिडिल पाथ हम चूज करेंगे, ना तो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो और ना ही बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो। लेकिन आपको रिसर्च क्वेश्चंस पता होने चाहिए, और अगर आपका काम इंपीरिकल है तो आपको हम्म। अपना साइट पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम्म। आप ये ऑपरेशनलाइज कहाँ पे करेंगे अपने रिसर्च को। और उसमें भी बहुत स्पेसिफिक ना भी पता हो, कि डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं पता, विलेज आपको नहीं पता किस में करेंगे, लेकिन आपको एक ब्रॉड है कि नॉर्थ, अच्छा नॉर्थ में आपको करना है, अच्छा ये स्टेट में आप पोटेंशियली कर सकते हैं, और उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि अगर हम्म। आप राजस्थान में कर रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं, हरियाणा में करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं। तो वो ये कुछ चीजें हैं जो इनिशियली आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हम्म। हम्म। और ये जो पीएचडी प्रपोजल आप इंटरव्यू में देंगे तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? मतलब किस तरीके से उसको आप प्रेजेंट करेंगे? राइट। तो बेसिकली प्रपोजल का जो बेसिक बेसिक मीनिंग वो होता है कि एक ब्लूप्रिंट होता है, खाका होता है बेसिक ब्रॉडर, जो जो हम अपने सामने रखते हैं कोई भी रिसर्च की जर्नी को, क्योंकि लंबी जर्नी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जर्नी होती है, तो वो एक रोड मैप की तरह काम करता है ना। तो उसको जैसे आप बोल रहे हो कि क्या क्या उसमें चीजें होनी चाहिए, तो पहला तो इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिक होता है। और इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा गलती हम लोग सभी करते हैं कि उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं ना। उसमें हम्म। हमने साइटेशंस भी ऐड कर दिए हैं, उसमें रिसर्च का रेलेवेंस भी ऐड कर दिया है। तो वो सब नहीं करना है हमें, और उसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखना है, और उसको वो बहुत रीडेबल होना चाहिए, इवन ले पर्सन के लिए भी बहुत रीडेबल होना चाहिए। हम्म। अगर कोई स्कॉलरली काम में एंगेज नहीं भी है, तब भी अगर आप कोई उस इंट्रोडक्शन को पढ़े तो हम्म। उसको समझ में आ जाए कि अच्छा आपका ये ब्रॉडर ब्रॉडर आपका एरिया है, इस पे आप काम करना चाहते हैं। ठीक, तो उसका हम लैंग्वेज एकदम सिंपल रखनी है, उसमें एक्स्ट्रा कोई कॉम्प्लिकेशन ऐड नहीं करना है। हम्म। और उसमें आप साइटेशंस ना डालें तो बेटर है। और एवरेज जो लेंथ है उसका वो 1.5 पेज से 2 पेजेस आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई भी रिसर्च करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑलरेडी उस टॉपिक के अराउंड क्या क्या काम हो चुका है। तो उसके लिए हम जो सेकंड हमारा स्टेप होता है वो जनरली रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। तो हम्म। जो कि, और प्रेफरेबली आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर थीमेटिक हो, थीम्स में डिवाइडेड हो, तो और भी ज्यादा बेटर है। तो और वो इसलिए ही होता है कि कोई जब आपके रिसर्च क्वेश्चंस को पढ़ेगा तो उसको ऑलरेडी पता होगा कि क्या क्या हम्म। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्या क्या लिटरेचर आपने देखा है, और एज अ रिसर्चर आपको भी एक सेंस होगा कि क्या क्या काम ऑलरेडी आपकी फील्ड में हो चुका है। तो ये एक ये है। उसके बाद में रिसर्च गैप हम्म। का एक सेक्शन होता है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको खुद को क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे हम्म। रिसर्च में कहाँ गैप है और क्या करने की जरूरत है। अगर आप उसको ऐड कर दे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी ऐड कर पाते तो इट्स फाइन, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेजेस में गैप आइडेंटिफाई करना, प्रिसाइज गैप आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा सा हम्म। मुश्किल होता है। उसके बाद में आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। हम्म। तो आपकी रिसर्च में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम्म। इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लिखते हैं। हम्म। राइट, तो टू हम्म। आइडेंटिफाई या टू अंडरस्टैंड, है ना, हम्म। टू एनालाइज, ये लिखते हैं। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपकी रिसर्च के, कि आप आपकी रिसर्च किस डायरेक्शन में हेडेड है। राइट। हम्म। हम्म। और इसी के बाद रिसर्च क्वेश्चंस हम लेते हैं, वो जो कि क्वेश्चन फॉर्म में लिखे होते हैं। राइट। हम्म। तो ये है। और एक बहुत वो होता है बेसिक, इसका वो होता है कि गुड रिसर्च क्वेश्चंस, बैड रिसर्च क्वेश्चंस का एक डिस्टिंक्शन होता है। तो अगर हम ऐसे बहुत वैल्यू लैडन नॉर्मेटिव हम्म। क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, जैसे शुड, या कोई आपको कोई क्वेश्चन शुड या मस्ट ये सबसे शुरू नहीं होता है ना। तो ये क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव है, वो शुड किसी के लिए कुछ और हो सकता है, किसी तो वो इंडिविजुअल, हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस या ओपिनियंस के आंसर सीख नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट्स के आंसर आंसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब से आपके रिसर्च क्वेश्चन शुरू होते हैं। हम्म। अगर आपका क्वांटिटेटिव या मिक्स स्टडी है तो उसमें आप हाइपोथेसिस जो है वो भी ऐड कर सकते हो। प्रेफरेबली करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्वालिटेटिव स्टडीज में मतलब हाइपोथेसिस नहीं होती है बेसिकली। राइट। तो इस कुछ काफी लोग हैं कि जो मतलब क्वालिटेटिव स्टडीज में भी हाइपोथेसिस रखते हैं, बट इट्स हम्म। बेटर कि आप ना रखो, क्योंकि वहां आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, क्वालिटी बहुत कम छोटे सैंपल में आप हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर सकते। राइट। हम्म। उसके बाद में आपका मेथडोलॉजी का सेक्शन आता हम्म। है। हम्म। तो रिसर्च मेथडोलॉजी में बहुत डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, आपकी जो हम्म। स्टडी है वो थियोरेटिकल है या इम्पीरिकल है।
राइट। तो अगर आपकी स्टडी इम्पिरिकल है तो फिर आपकी मेथड में सबसे पहले तो आपको साइट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे आप रिसर्च करने वाले हो, आपका सैंपल साइज क्या है। आप उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो स्टडी है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। अगर क्वालिटेटिव है तो सैंपल साइज छोटा होगा, और अगर क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड है तो सैंपल साइज बड़ा भी हो सकता है। हम्म। राइट। और उसके बाद में फिर जब आपका सैंपल डिसाइड हो जाता है तो आपका टूल क्या है डेटा कलेक्शन का, हम्म। डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे। राइट। तो हम्म। क्वालिटेटिव जब स्टडी होती है तो उसमें आपका फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यू मेथड आपका हो सकता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन आपका हो सकता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इथनोग्राफी हो सकती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर आपका है तो सर्वे मेथड हो सकता है फॉर एग्जांपल। हम्म। राइट। तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी रिसर्च क्वेश्चंस, आपकी आपका अप्रोच क्या है स्टडी का। हम्म। वो ये होता है। और लास्ट में फिर डेटा का एनालिसिस आप कैसे करने वाले। तो वो बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च तो मोर और लेस थीमेटिक एनालिसिस होता है आपके डेटा का, और उसी तरीके से क्वांटिटेटिव डेटा की भी अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह वो होता है। तो वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं उसके लिए, बट वो बात की बात है। तो प्रपोजल के लेवल पे बहुत सब आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, बहुत बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। सैम्पलिंग क्या होती है, हम्म। अप्रोच क्या होती है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है, कब आप क्वालिटेटिव इम्प्लॉय करते हैं, कब आप क्वांटिटेटिव इम्प्लॉय करते हैं, मिक्स्ड रिसर्च क्या होता है, ट्रायंगुलेशन क्या होता है। अगर आप आर्काइवल सोर्सेज यूज हम्म। करते हैं तो हम्म। हिस्टोरिकल स्टडीज में क्या डिफरेंस है। आप तो ये सब जो है ये डिफरेंट हम्म। मेथड से रिलेटेड अलग अलग चीजें हैं जो आप इस लेवल पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपका चैप्टराइजेशन होता है, लेकिन आई डोंट थिंक वो इस लेवल पे बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है कि साइट हम कौन सी चूज हम्म। करने वाले हैं, क्वेश्चंस क्या फाइनलाइज हैं। तो उसको आप इस लेवल पे ड्रॉप भी कर सकते हो। बिब्लियोग्राफी जो है ना वो एंड में वो हम्म। इम्पोर्टेंट होती है अभी के लेवल पे रिसर्च प्रपोजल में, क्योंकि पैनल जो होता है वो देखता है आपकी बिब्लियोग्राफी, और फिर उसमें से क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं। हम्म। अब बिब्लियोग्राफी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि फिर वो हमें सिर्फ वही सोर्सेज उसमें डालने हैं जिसको हमने सच में पढ़ा है। हम्म। राइट। तो जनरली बिब्लियोग्राफी में वो भी आप सोर्सेज डाल सकते हो जिसने आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प किया है वो हम्म। रिसर्च प्रपोजल बनाने में। लेकिन अभी इंटरव्यू के लेवल पे आप बिब्लियोग्राफी में से वही डालो सोर्सेज जो कि आपने पढ़े हैं, आपका उन पे ग्रिप है, क्योंकि उनमें से कुछ हो सकता हम्म। है कि कुछ चीजें आपसे पूछ ली जाए। हम्म। ये हम्म। ब्रॉडर एक ओवरव्यू है प्रपोजल का। हम्म। और अगर मैं ये पूछ सकूं कि अगर आप थोड़ा इस पे भी इलाबरेट कर सके कि ये जो सोर्सेस हैं ये कहाँ कहाँ से आप फिजिकली कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और ऑनलाइन ये कौन से, कुछ अगर आप कुछ प्लेटफॉर्म्स फॉर एग्जांपल बता सके तो वो भी काफी हेल्पफुल रहेगा। राइट। तो आप बिब्लियोग्राफिकल सोर्सेस की बात कर रहे हैं ना, हाँ। जहाँ से हम राइट। तो ऑनलाइन तो हम लोग जैसे जर्नल आर्टिकल्स हैं तो आप हम्म। इंडिविजुअल जर्नल के वेबसाइट्स पे जाके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। कई बार एक्सेस अवेलेबल नहीं होता है तो वो उसका इंस्टीट्यूशनल एक्सेस आपको लेना पड़ता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जेएनयू से बहुत सारे जर्नल्स का हम्म। एक्सेस है। अगर डायरेक्टली जर्नल के वेबसाइट से नहीं लेते हो तो जे स्टोर से आप ले सकते हम्म। हो, वहां से मिल जाता है। और बहुत सारे आपको डायरेक्ट आप स्कॉलर्स को भी रीच आउट कर सकते हो जिनका वो पेपर है। अगर आपके पास एक्सेस नहीं तो रिसर्च गेट पे आप जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, या उस पे बहुत सारे फ्रीली भी अवेलेबल होते हम्म। हैं। academia.edu करके जो है, हम्म। वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो बहुत सारी चीजें। राइट। उसके अलावा बुक्स तो जो है वो आप हम लोग तो सब लिबजन से ही बहुत सारे डाउनलोड करते हम्म। हैं बुक्स वगैरह। तो वो है लाइब्रेरी का आप एक्सेस ले सकते हो। उसके अलावा अगर कोई थीसिस है हम्म। जो जिस आपके टॉपिक के अराउंड कोई थीसिस है जिस पे ऑलरेडी काम हो चुका है तो वो आप शोध गंगा पे जाके सर्च कर सकते हो। उसमें सारे हम्म। थीसिस का एक डेटाबेस बना हुआ है, तो हम्म। वो आपके सामने आ जाएंगे, वहां से आप उनको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। हम्म। ओके। एंड एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो भी छूट गया वो आप अपनी तरफ से ऐड कर दीजिएगा। कि ये सारी तो मतलब प्रॉपर मेथोडोलॉजिकल हैवी चीजें हो गई। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर इंटरव्यू कि यू नो राइट। उस दिन बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं रहना है, और क्या फिजिकल कॉपीज ऑफ प्रपोजल लेके जाना है, उस तरीके की चीजें आप थोड़ी अगर बता सकें। राइट। तो
फर्स्ट तो यही कि एक तो ये हमको खुद के लिए अज्यूम करना चाहिए, खुद के लिए अज्यूम करना अच्छा होता है इंटरव्यू से पहले कि हमारे टॉपिक को हमसे बेटर कोई नहीं जानता। ठीक है, और उसमें होता भी है कि हो सकता है कि पैनल में बैठे हुए लोगों को आइडिया हो उस टॉपिक के बारे में, बट एकदम प्रिसाइज रिसर्च क्वेश्चन जो हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस एंगल से जिस पोजीशन से हम देख रहे हैं उस टॉपिक को, वो उस पोजीशन से उसको नहीं देखते, राइट? तो हम्म हमारे लिए सबसे आसान है उसको जस्टिफाई करना उनके सामने, प्रोवाइडेड दैट हम एक तो अच्छे से प्रिपेयर हों, हमने ऑल हर तरीके से उस रिसर्च टॉपिक के बारे में सोचा हो। हम्म और इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग हमेशा मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एंड तक बस पढ़ते रहते हैं, एक्सप्लोर हम्म करते रहते हैं, ये रिसर्च वो रिसर्च। उससे उससे बेटर टेक्निक ये है कि आप अपनी या तो अपने फ्रेंड्स से बोलो, या अपने आसपास के लोगों उनसे बोलो कि अच्छा मुझसे सवाल पूछो इस हम्म रिसर्च प्रपोजल में से क्या क्या सवाल हो सकते हैं। आप खुद से आप क्वेश्चन बनाएं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कि अच्छा क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं, और उसको थोड़ा सा उनके आंसर्स सोच के उनको जस्टिफाई हम्म करने की कोशिश करें। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था इंटरव्यू में, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो मैंने खुद हाइपोथेटिकली डिजाइन किए थे वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम्म राइट? तो वो हम थोड़ा सा इसको ये करें। तो उसमें एक फेथ हमें ये होना चाहिए कि अच्छा हमारे रिसर्च प्रपोजल को हम इंश्योर करें कि हमसे बेटर होलिस्टिकली कोई और नहीं देख पा रहा है, तो वो हमको एक हम्म थोड़ा सा एज इंटरव्यू में देता है। दूसरा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, और राइटली सो मे बी उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा या उन्होंने ऐसी बातें सुनी होंगी कि इंटरव्यू पैनल जो होता है ना, दैट मतलब इंटरव्यू जो है वो बेसिकली एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, ये मैं बार बार बोलती हूँ। उसका आपकी भाषा, आपका कितना प्रोफिशिएंसी है किसी लैंग्वेज में, उसका वो टेस्ट नहीं है, वो आपके रिसर्च टॉपिक का टेस्ट है। मतलब हम्म आपको उसमें हम्म कितना आता हम्म है, आप उसके प्रति कितना सिंसियर हैं, कितना सीरियस हैं, और कितना आप परसिस्ट कर सकते हैं। 5 साल आपको किसी टॉपिक के साथ बिताने, तो आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो उसका टेस्ट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जाना चाहिए, और जिस लैंग्वेज में हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं अपनी बात को रखने में, उस भाषा में हमें बात करनी चाहिए। हम्म थोड़ा सा लगता है इंटिमिडेटिंग, क्योंकि जिन लोगों को हम पढ़ रहे होते हैं वो अब तब हमारे सामने बैठे होते हैं, और वो जब सवाल पूछते हैं इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल वी हैव टू मेक श्योर इंटरनली कि वो लैंग्वेज अगर हमारे उसमें कम्युनिकेशन के बीच में आ जाएगी तो बहुत हम्म मुश्किल हो जाएगा अपने पॉइंट्स को कम्युनिकेट करना। तो वो एक इंश्योर करना है। और तीसरा, इट्स फाइन, मतलब पैनल में के उस तरफ जो लोग बैठे हैं वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। तो कुछ मोमेंट्स के लिए अब हम लोग जो उनका हाइपोथेटिकल बड़ा इमेज बना लेते हैं उसको थोड़ा सा साइड में रख के, एज एज रिसर्चर्स, मतलब वो हम्म आप वहां पे ग्रिल करने के लिए या आपको है ना बेइज्जत करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो सवाल पूछने के लिए बैठे हैं। तो हम भी उसको बेसिकली ह्यूमन लेवल पे जाके जवाब हम्म देने की कोशिश करेंगे, तो हम कंफर्टेबल हो पाएंगे वहां पे। वरना अगर हम उनको पेडेस्टल से नहीं उतारेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उन लोगों को जवाब दे पाना, राइट? तो हाँ, हम्म यही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। और हार्ड कॉपी जहां तक आपने बोला था कि इट्स बेटर हमारे खुद के लिए भी, हम्म अगर हम खुद हार्ड कॉपी एक तो अपने लिए लेके जाएं, जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट चीजें खुद भी मार्क करके रखें अपने लिए, या कुछ लास्ट मिनट थॉट्स होते हैं हमारे हम्म वो, या उनके क्वेश्चंस कई बार वो 2-4 हम्म क्वेश्चन एक साथ पूछ ले जाए तो हम नोट कर सके। तो वो चीजें रखें खुद के कंफर्ट के लिए भी। और इफ पॉसिबल अगर मान लीजिए 5 लोग हैं पैनल में, तो हम अपने साथ 5 कॉपीज अगर लेके जा सके और सबको एक इंडिविजुअल कॉपीज दे सके तो दैट्स गुड, अगर वो हो सकता है तो। ओके। सो ये सवाल थे मेरी तरफ से। अगर कुछ छूट गया है, कुछ चीज आप जो ऐड करना चाहती हैं, तो प्लीज आप कर दीजिए। एज सच तो कोई एज सच तो ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक सारी ही चीजें कवर हो गई है, लेकिन बस यही है कि आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन लिसनिंग, और आई होप टू सी यू इन जेएनयू समटाइम। Yeah. And so thank you so much, खुशबू, for joining in. And ये बहुत ही हेक्टिक पीरियड होता है जेएनयू की लाइफ में जब विंटर ब्रेक्स आने वाले होते हैं। सो इस हेक्टिक शेड्यूल में टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच। एंड जो लोग भी हमें देख रहे हैं, हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन का नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में। तो इन केस कोई स्पेसिफिक क्वेरी होती है तो आप उस नंबर पे पूछ सकते हैं। जी। Thank you so much, Khushbu, for joining. Can I just add one thing?
श्योर तो श्योर। बस यही था कि आई रन अ ब्लॉग कॉल्ड लर्निंग एकेडेमिया टुगेदर। तो उस पे मैं एकेडेमिक से रिलेटेड कुछ चीजें लिखती हूँ। उस पे आई पब्लिश्ड अ ब्लॉग रिसेंटली विच इज ऑन हाउ टू मेक अ गुड रिसर्च प्रपोजल, राइट। तो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इन हाँ केस अगर श्योर, चीजें आई इंटरेस्ट। विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो एंड विल शेयर इट राइट। इन आवर ग्रुप्स एज वेल। ओके, नो प्रॉब्लम। Yeah. Thank you so much, ओके। Kush. Yeah.